हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिया शाह। और आज का जो हमारा सेशन है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे। हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आज के इस सेशन में स्टडी करेंगे जिससे हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ सकेगी इस एक्ट की। तो ये जो एक्ट है वो पहले पार्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का, लेकिन 1932 में इसके प्रोविजंस को कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट से अलग कर दिया गया और एक सेपरेट एक्ट की तरह जाना गया, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। इन दोनों प्रोविजंस में सिर्फ एक माइनर चेंज था। कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का जो एक्ट था उसके प्रोविजंस में रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 में हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया है। हम इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आगे के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बेसिक सेशन से। पार्टनरशिप को समझने के लिए हम तीन प्रोविजंस की कंसेंसस रीडिंग करेंगे, यानी कि उन्हें एक साथ रीड करेंगे। सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 4 ये बोलता है कि पार्टनरशिप इज द अग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस वेयरइन वन ऑफ देम इज एक्टिंग फॉर ऑल और ऑल एक्टिंग फॉर वन। अब ये जो बेयर रीडिंग हमने की है उससे हम तीन एसेंशियल्स देख सकते हैं। चलिए सेक्शन 4 के उन तीन एसेंशियल्स को हम एक बार गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट एसेंशियल है हमारा एसोसिएशन एंड अग्रीमेंट, सेकंड है बिजनेस एंड प्रॉफिट शेयरिंग और थर्ड है म्यूचुअल एजेंसी। तो अब हम इन सारे एसेंशियल्स को इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो चलिए, जो सबसे फर्स्ट है हमारा वो है एसोसिएशन एंड अग्रीमेंट। इन दोनों को हम दो अलग अलग चीज करके पढ़ेंगे। पहला है एसोसिएशन। एक पार्टनरशिप को एसोसिएट करने के लिए यानी कि फॉर्म करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है दो लोगों की। वन पर्सन अलोन कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2 people, दैट इज ये दो लोग साथ में आएंगे और एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करेंगे। अब फॉर्म करेंगे यानी कि एक अग्रीमेंट होगा। अब ये अग्रीमेंट का क्या स्टेटस है तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 से। सेक्शन 5 ऐसा बोलता है कि जो पार्टनरशिप है दैट ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, इट नेवर अराइजेस फ्रॉम स्टेटस। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो अपने को पता है क्या होता है, इट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, लेकिन अब ये स्टेटस का मतलब क्या। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप अगर एक JHF रन कर रहे हैं यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली का जो बिजनेस है वो रन कर रहे हैं, तो वो आपके स्टेटस से ओरिजिनेट होता है क्योंकि आप उसके फैमिली में ही बॉर्न हुए हैं। तो बाय बर्थ आपके पास स्टेटस है एक जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर का। तो क्या आप उस स्टेटस से आप इस पूरे टर्म को एक पार्टनरशिप फॉर्म डिसाइड कर सकते हैं? तो नहीं, ये JFH का बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब आते हैं हम हमारे सेकंड एसेंशियल पे, जो कि है बिजनेस एंड प्रॉफिट शेयरिंग। ये दोनों साथ में जाते हैं क्योंकि अगर आपका बिजनेस है तो ही आप प्रॉफिट कमाएंगे, तो ही आप उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब ये बिजनेस में क्या क्या आता है तो लिखिए, एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और अ प्रोफेशन। ये जो है ये चीजें आपकी आएगी बिजनेस में। इन तीनों के अलावा जो बचता है वो है हमारा चैरिटी, यानी कि अगर आप एक चैरिटी कर रहे हैं या सोशल वर्क कर रहे हैं और आप उसके लिए एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं तो दैट विल नॉट बी डीम्ड एज अ पार्टनरशिप। अब ये बिजनेस करके आपको जो प्रॉफिट आता है वो आपको शेयर करना है कंपल्सरी, और वो शेयरिंग रेशियो इज डिफाइंड इन पार्टनरशिप डीड। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि आप कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे तो इट हैज टू बी शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ लॉस शेयरिंग भी आ गया, यानी कि अगर आपने आपके बिजनेस से लॉस किया है तो भी वो आप इक्वली शेयर करेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड में कोई आपने रेशियो मेंशन किया है तो आप उस रेशियो में शेयर करेंगे। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, म्यूचुअल एजेंसी। अब ये म्यूचुअल एजेंसी को समझने के लिए पहले ये एजेंसी समझते हैं। एजेंसी के दो टर्म्स हैं, पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है एजेंट।
अब जब प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर काम के लिए एक एजेंट को कमीशन पे या फिर रेम्यूनरेशन ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क हायर करता है तो उसको बोलेंगे एजेंसी। अब यहाँ पे जो भी एक्ट एजेंट करेगा उसके अथॉरिटी के अंदर उसके लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। सेम उसी तरीके से हमारे जो पार्टनर्स है वो एक म्यूचुअल एजेंसी है, यानी कि वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एंड वाइसा वर्सा। अगर एक पार्टनर ने एक लायबिलिटी इनकर की है पार्टनरशिप फर्म का नाम देके, तो वो एज अ एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को, तो बाकी सारे पार्टनर्स जो है वो भी एज एन एजेंसी सारी लायबिलिटी के लिए लायबल रहेंगे। और कौन से रेशियो में? सेम रेशियो जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है। तो ये है हमारे कुछ एसेंशियल सेक्शन 4 के। और हम सेक्शन 5 भी पढ़ चुके हैं अग्रीमेंट के अंदर कि अग्रीमेंट का जो स्टेटस है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 6 की। तो जो सेक्शन 6 है वो ऐसा बोलता है कि एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। उस टेस्ट को हम बोलेंगे रियल रिलेशन। इसका मतलब तो एकदम सिंपल है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम के पार्टनरशिप के प्रोविजंस के अंडर क्वालिफाई होता है। अब उसे कैसे देखेंगे? तो कुछ जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हम देख लेते हैं। ये फैक्टर्स जो है वो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिए हुए हैं, हमने इसे केस लॉ से उठाए। डिफरेंट केस लॉस का कॉम्बिनेशन करके हमने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं। चलिए, पहला तो फैक्टर हो गया कि आपका कंडक्ट क्या है, यानी कि पार्टनर्स का कंडक्ट क्या है, अग्रीमेंट में क्या लिखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या बोलता है। ये सब चीजों का एनालाइज करके हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई ये जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट एक्चुअली पार्टनरशिप का है या नहीं। अब सेक्शन 6 जो है उसमें 5 कंडीशंस दी है और सिचुएशंस जो एक पार्टनरशिप को क्वालिफाई नहीं करती है। तो जो पहली कंडीशन है, अगर आप एक ओनर है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस रिटर्न शेयर कर रहे हैं तो आप एक पार्टनर नहीं कहलाएंगे। दूसरा है कि अगर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, अब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग तो एक एसेंशियल है, फिर भी हमने यहां उसे मना क्यों किया है? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग अगर आप अकेले कर रहे हैं तो वो एक पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने मिस्टर बी को 20,000 रुपीज लेंड किए और कहा कि इंटरेस्ट के साथ साथ इस पैसे से आप जो भी बिजनेस करेंगे उसके प्रॉफिट का 20% मैं लूंगी। तो यहाँ पे मैं उनके साथ प्रॉफिट शेयर कर रही हूँ, लेकिन क्या ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट है? तो ये नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट ऐसा है कि अगर आप एक विडो है या एक चाइल्ड जिसका जो पार्टनर है यानी कि फादर है वो मर गए हैं और वो एक डिसीज्ड पार्टनर के फॉर्म में जो प्रॉफिट आ रहा है उसका हिस्सेदार बनते हैं, तो क्या वो पार्टनर कहलाएंगे? तो जी नहीं, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज एन। जो फोर्थ है वो है कि अगर एज ए एजेंट और एज ए सर्वेंट आपको कुछ काम दिया गया है और उस काम का आपको कमीशन दिया जा रहा है उसके प्रॉफिट में से, तो क्या आप पार्टनर कहलाएंगे? जी नहीं, इस केस में भी आप पार्टनर के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। जो लास्ट है वो लास्ट ऐसा बोलता है कि अगर आपने आपकी जो कंपनी है उसे बेचा है या बिजनेस को बेचा है और गुडविल के फॉर्म में अगर सामने वाला इंसान उसके प्रॉफिट का शेयर आपको दे रहा है तो दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इट इज अ कंसिडरेशन फॉर सेलिंग योर बिजनेस एंड द गुडविल ऑफ योर बिजनेस। तो अब हम क्लियर हो चुके हैं कि सेक्शन 4, 5, 6 को साथ में पढ़ के एक पार्टनरशिप को हम किन किन नजरियों से देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एक पार्टनर कौन हो सकता है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा बोलता है कि जहां जहां पे या जो भी टॉपिक पे प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट के साइलेंट है वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को अप्लाई करेंगे। तो जिस तरीके से कौन पार्टनर हो सकता है उसके प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिए हैं, हम इसे कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ेंगे। तो कौन कौन है जो पार्टनर नहीं बन सकता?
तो पहला तो एनी पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी अ पार्टनर। सेकेंड, एलियन एनिमी, यानी कि या फिर ऐसी कंट्री का रेसिडेंट जिसके साथ हमारी कंट्री ने एलियनेशन डिक्लेयर किया है, आप उस कंट्री के साथ अग्रीमेंट नहीं एंटर कर सकते। थर्ड जो है वो है एक माइनर। माइनर के साथ आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट सिर्फ बेनिफिट्स के लिए इनकर कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको बेनिफिट हो रहा है एक पार्टनरशिप में, प्रॉफिट जो है सिर्फ वो शेयर करने के लिए आपने माइनर को रखा है, लॉसेस के लिए माइनर लायबल नहीं होगा। जो फोर्थ है वो है कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस को सिंस लीगल आइडेंटिटी सेपरेट माना जाता है, हम उनके साथ फिर एक बिजनेस पार्टनरशिप अग्रीमेंट के लिए एंटर कर सकते हैं। अब समझते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स कौन सी होती है। तो वी हैव 3 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म, सेकंड है पार्टनरशिप एट विल एंड थर्ड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब हम एक एक करके इनको इन डिटेल समझते हैं। पहला है फिक्स्ड पार्टनरशिप। फिक्स्ड पार्टनरशिप यानी आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पार्टनरशिप में आते हैं। आपका जो अग्रीमेंट है उसमें आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये पार्टनरशिप है, मे बी इट इज फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स। सेक्शन 17B ऐसा बोलता है कि आफ्टर फिक्स्ड पीरियड यू स्टिल कंटिन्यू बी इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो इसका मतलब है आप आपके फिक्स्ड टर्म की जो पार्टनरशिप है उसको पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या? तो पार्टनरशिप एट विल यानी आप आपकी मर्जी से एंटर हुए हैं और आप आपकी मर्जी से पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है कि डिसॉल्व करने से पहले आपको अपना इंटेंशन पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने का एक नोटिस के थ्रू बाकी सारे पार्टनर्स को देना होता है, एंड उसके बाद आप जो आपकी फर्म है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर एज अ पार्टनर खुद रिटायर हो सकते हैं। जो थर्ड है वो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये मेंशन किया गया है सेक्शन 8 में, जो ऐसा बोलता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस या एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए आप पार्टनरशिप में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पार्टनरशिप में आए एक बिल्डर के साथ ओनली टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी और उसके रिलेटेड सारे पेमेंट्स आ जाएंगे तो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। जब हम सेक्शन 17C को पढ़ेंगे तब वो ऐसा बोलता है कि अगर आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप के एडवेंचर के खत्म होने के बाद भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट के हिसाब से रहते हैं और टर्म्स फॉलो करते हैं तो वो पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ब्रीफ था कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। Now we will talk about the most important part, that is registration of a partnership firm. तो अब ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप आपकी फर्म को रजिस्टर करवाते हैं तो आपको एडिशनल राइट्स मिलती है जो एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसी राइट्स या ऐसे लिमिटेशंस मेंशन किए गए हैं सेक्शन 69 में। तो हम रजिस्ट्रेशन में आज 2 चीजें पढ़ेंगे, एक कि प्रोसीजर क्या है आपकी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने की, और सेकंड कि इफेक्ट्स क्या है आपकी पार्टनरशिप फर्म को नॉन रजिस्टर करने के। तो चलिए लेट अस बिगिन विद द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 57 ऐसा बोलता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकता है। अभी रजिस्ट्रार की जरूरत क्यों है वो हम देखेंगे सेक्शन 58 में। सबसे पहली प्रोसीजर होती है कि आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना है रजिस्ट्रार को सबमिट करने के लिए। उस स्टेटमेंट में आप आपकी फर्म का नाम लिखेंगे, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे आप आपका बिजनेस रन कर रहे हैं, उसमें से सबसे प्रिंसिपल प्लेस कौन सी है, कितने पार्टनर्स है, सब पार्टनर्स ने ज्वाइन कब किया आपकी फर्म, उनका फुल नेम एंड एड्रेस, और आपकी पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन क्या है वो लिखेंगे, और ये स्टेटमेंट हर एक पार्टनर साइन करेगा। जो सेकेंड स्टेप है उसमें ये जो स्टेटमेंट है वो आपको वेरीफाई करना है कि डिटेल्स वगैरह ट्रू नेचर की है और इन अ गुड फेथ यू हैव एंटर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू दिस स्टेटमेंट। जो थर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा बोलता है कि आप जो आपकी फर्म का नाम है वो फॉलोइंग चीजों में से नहीं रख सकते हैं। फर्स्ट की स्केड्यूल टू द एम्बलेम्स एंड नेम्स एक्ट 1950, इनमें जो भी चीजें मना की गई है आप वो चीजों के अकॉर्डिंग आपका नाम नहीं रख सकते हैं। सेकेंड, कलरेबल इमिटेशन,
unless permitted to do so. For example, जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो नेशनल एम्बलम का सिंबल लेके आप आपके पार्टनरशिप फर्म का नाम जो है वो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज का जो एक्ट है उसमें मना किया गया है। नेक्स्ट है, कोई भी पब्लिक या अदर फर्म या उनके अकाउंट से सिमिलर जानने वाले जो नेम है आप वो नेम्स नहीं रख सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो चुका है कि आपके ये सारे प्रोविजंस फुलफिल्ड है तो वो उसके रजिस्टर में एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और जिस दिन वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उस दिन से आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन डेट चालू होगा, यानी कि उस दिन से आप आपकी सारी राइट्स जो है वो इन यूज ला सकते हैं। अब सेक्शन 69 देखते हैं कि ऐसी कौन सी राइट्स है या कौन से लिमिटेशंस है जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड फर्म को डिफरेंट करती है। तो सबसे पहला ये कि अगर आप एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म है तो आप आपके पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवाने के लिए एक सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप एज अ होल पार्टनरशिप फर्म यानी कि सारे पार्टनर्स अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी टू मेक देम फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट अ सूट कैन नॉट बी फाइल्ड इन द कोर्ट, क्योंकि आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म है। तीसरा, कि आपकी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होती है तो आप वो डिस्प्यूट को एज अ सूट कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू सॉल्व ऑल दैट बाय योर ओन। अगर एक भी पार्टनर डिसएग्री करता है डिसॉल्यूशन के लिए तो आपके पास और कोई रिकोर्स नहीं बचता है, क्योंकि सिंस आप एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म है आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। एक और चीज इसमें याद रखने जैसी है कि आपके अगर कोई भी सूट रजिस्ट्रेशन डेट से पहले इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो सूट कोर्ट में नहीं वैलिड होगा, यानी कि एक सूट को फाइल करने की जो आपकी राइट है वो तभी आएगी जिस डेट पे आपकी फर्म रजिस्टर हुई है। फॉर एग्जाम्पल 19 सितंबर 2000 को मुझे एक स्टेटमेंट इशू किया गया था रजिस्ट्री से कि मेरी जो फर्म है वो रजिस्टर हो चुकी है। जैसे कि 59 में कंपलसरी लिखा था कि वो एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट में, जिस डेट पे वो एंट्री हुई यानी कि 19 सितंबर, उसी डेट से मेरी जो फर्म है वो रजिस्टर होती है। इफ 18 सितंबर को भी मैंने सूट फाइल किया है तो वो सूट वैलिड नहीं होगा, मुझे इंस्टीट्यूशन ऑफ माय पार्टनरशिप फर्म का जो डेट है उस डेट के बाद ही राइट्स का यूज करना है। That's it for today guys. Next 2 videos I'll be uploading very soon, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में ये कि आप एक पार्टनरशिप डीड कैसे फॉर्म कर सकते हैं और वो फॉर्म करते वक्त आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। सो यस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सब्सक्राइब टू इट, गिव इट अ थम्स अप एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।